की किताबों में ये पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीदिंग के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जिसे प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं और बदले में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हमारी साइंस टीचर ने हमें ये भी बताया था कि अगर हमारे आसपास एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें हेडेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, टायर्डनेस, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, कोमा जैसी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही सीधे तौर पर हमारे लिए पॉइजनस ना हो, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे ब्रेन पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि 1 लाख ppm से भी ज़्यादा हो, तो इस एटमॉस्फेयर में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। अब इस फैक्ट को जानने के बाद अक्सर एक सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हार्मफुल है, तो नेचर ऐसी चीजें बनाती ही क्यों है जो इसके ही किसी क्रिएशन को इतना नुकसान पहुंचा सके। हमारे साइंटिस्ट इसका सीधा सा जवाब देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में लाइफ के लिए ऑक्सीजन जितना ही नेसेसरी है। एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में इससे हम ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं है, और इसकी इसी कॉन्सेंट्रेशन का बैलेंस बनाए रखने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद चलते हैं 1979 की ओर और जानते हैं कि उस समय के साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहा करते थे। उस वक्त एक ऐसा इंसान था जिसने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के इम्पैक्ट को सबसे अच्छी तरह से समझा था, और ये पहली बार था जब हमने CO2 को इतना सीरियसली लिया था। 1979 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ मिलकर HOC कमेटी की शुरुआत की, और इस कमेटी ने अपना पूरा फोकस इस बात पर रखा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्लाइमेट चेंज को कैसे हार्मफुल डायरेक्शन की तरफ ले जा रही है। ये कमेटी उस समय की एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट कमेटी थी, और उस समय के सभी इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स इस कमेटी के मेंबर थे। इस कमेटी को लीड कर रहे थे जूल चार्नी। जूल चार्नी जो एक अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जिन्हें हम मॉडर्न डायनामिक मेट्रोलॉजी के फादर के रूप में भी जानते हैं। उस समय इस कमेटी के साथ मिलकर जूल चार्नी ने अपनी एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डबल हो जाती है, तो ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और आज उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हो रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था आगे आने वाले समय में ये दुनिया इसी CO2 के कारण एक ऐसा चेंज नोटिस करेगी जो इस दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जूल चार्नी कमेटी का ये प्रिडिक्शन उस दौर का एक रैडिकल प्रिडिक्शन माना गया है, जिसे शायद उस समय इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की पूरी डेफिनेशन उसी एक रिपोर्ट पर बेस्ड है। आप इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जब क्लाइमेट को नेचुरल मैनेजर माना जाता था। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारी क्लाइमेट में अचानक इतना बड़ा चेंज आ सकता है। साइंटिस्ट बार बार ये कह रहे थे कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहा है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा वर्स्ट हो सकता है, लेकिन लोगों ने इस बात को उस टाइम उतना सीरियसली नहीं लिया था। बहुत से ओशनोग्राफर्स, जियोफिजिसिस्ट बार बार ये आर्ग्यू कर रहे थे कि क्लाइमेट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन किसी ने इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर 1979 में इस मुद्दे को ज्यादा सीरियसली लिया जाता, तो आज कंडीशन इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। 1979 की इस रिपोर्ट को आप उस टाइम का एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, जो लोगों के लिए बिल्कुल नया था। ये वो वक्त था जब साइंटिस्ट इतने केपेबल नहीं थे कि वो क्लाइमेट चेंज की एक एग्जैक्ट थ्योरी दे सकें। ना ही उस टाइम इतने रिसर्च स्टेशन मौजूद थे कि साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सके। पर जूल चार्नी और उनके जैसे दूसरे रिसर्चर्स को ये मालूम था कि इस अर्थ के फ्रोजन ग्राउंड में ग्रीन हाउस गैस जैसा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की क्वांटिटी में बढ़ रहा है। लेकिन लोगों की पुरानी सोच थी कि ये बर्फीले परतें डेकेड से ऐसे ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट को तो शायद उस दौर में कोई समझ ही नहीं पा रहा था। साइंटिस्ट के लिए भी एक एग्जैक्ट डेटा प्रोड्यूस करना उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल लोगों की सोच को बदलना था। 1979 में चार्नी की इस रिपोर्ट में साइंटिस्ट की टीम ने अर्थ के पोलर रीजन को लेकर अपने कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखे। उनका मानना था कि अंटार्कटिका का आइस शेल्फ धीरे धीरे पिघल रहा है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में सी लेवल के बढ़ने की बात ही नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट के प्रेजेंट होने के बाद भले ही लोगों ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन साइंटिस्ट लगातार अपने काम में लगे हुए थे। 1980 के आसपास में रिसर्चर्स ने यह नोटिस किया कि अर्थ मिड लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल ग्लेशियर में चेंज आ रहा है। टीम ने यह भी नोटिस किया कि इक्वेटोरियल ग्लेशियर्स पिछले कुछ सालों से सोलर रेडिएशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी रिसर्चर्स में एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जहां बहुत से ग्लेशियर्स पर बदलते हुए इस क्लाइमेट का असर पड़ रहा था, वहीं माउंट किलिमंजारो 1980 के उस दौर में बिल्कुल स्टेबल था। इसमें कोई खास चेंजेस नोटिस नहीं किए गए थे। 1980 के इस दौर में रिसर्चर्स का पूरा फोकस ग्लेशियर्स पर था। ये वो वक्त था जब साइंटिस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तरफ ध्यान दे रहे थे। उन्होंने ये समझना शुरू किया था कि ये ग्रीन हाउस गैस हमारे अर्थ टेम्परेचर को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन यही वो वक्त भी था जब पिछले 30 से भी ज्यादा सालों से दुनिया बिल्कुल ठंडी थी, टेम्परेचर एकदम कूल हुआ करता था। लोग आइस एज की थ्योरी में अटके हुए थे, और ग्लोबल वार्मिंग तो जैसे उनके लिए एक तो कोरी कल्पना थी।
इसीलिए पिछले 2-3 सालों में हुए इस टेम्परेचर में इस बदलाव की थ्योरी को लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं 1970 के आसपास साइंटिस्ट ने कंपाउंड मैसेज दिया, जिसमें आइस एज से लेकर अर्थ की कूलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया। उस साइंटिफिक मैसेज में ग्लोबल वार्मिंग का तो जैसे नामो निशान ही नहीं था। और 1970 का ये मैसेज अभी तक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। मीडिया में भी उस वक्त अर्थ की कूलिंग और आइस एज को लेकर ज्यादा न्यूज चलते थे। 1970 से लेकर 1979 तक साइंटिस्ट को अपनी ग्लोबल वार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1979 से पहले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स लोगों के सामने लाए गए थे, लेकिन 1979 की इस रिपोर्ट ने, जिसे हम एचओसी कमिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, उसने ग्लोबल कूलिंग की थ्योरी को पूरी तरह से बदलकर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। इसलिए क्लाइमेट हिस्ट्री के इस कॉन्सेप्ट में 1979 का ये साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस को मेजर लेवल पर नोटिस किया गया था। 1979 की इस जर्नी को तो हम समझ चुके हैं। अब चलिए एक साल आगे बढ़ते हुए 1980 से लेकर आगे ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट पर लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया, साइंटिस्ट ने क्या क्या थियोरीज दी, उसके बारे में अपने नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं।